नमस्कार। प्रस्तुत है शहादत हसन मंटो के द्वारा लिखी हुई कहानी लतिका रानी। वो खूबसूरत नहीं थी। ऐसी कोई भी चीज उसकी शक्ल सूरत में नहीं थी जिसे पुरकशिश कहा जा सके। लेकिन इसके बावजूद जब वो पहली बार फिल्म के पर्दे पर आई तो उसने लोगों के दिल मोह लिए। और ये लोग जो उसे फिल्मों के पर्दे पर नन्ही मुन्नी अदाओं के साथ बड़े नरमो नाजुक रुमानों में छोटी सी तितली के मानिंद इधर से उधर और उधर से इधर थिरकते देखते थे, समझते थे कि वो खूबसूरत है। उसके चेहरे मोहरे और उसके नाज नखरे में उनको कोई ऐसी कशिश नजर आती थी कि वो घंटों उसकी रोशनी में महबूब मक्खियों की तरह भिनभिनाते रहते थे। अगर किसी से पूछा जाता कि तुम्हें लतिका रानी के हुस्न जमाल में कौन सी सबसे बड़ी खूबसूरत नजर आती है जो उसे दूसरी एक्ट्रेसों से ज्यादा गुना हैसियत बख्शती है, तो वो ये कहता कि उसका भोलापन। और ये वाकया है कि पर्दे पर वो इंतहा दर्जे की भोली दिखाई देती थी। उसको देखकर उसके सिवाय और कोई ख्याल दिल में आ ही नहीं सकता था कि वो भोली है, बहुत ही भोली। जिन रुमानों के पसे मंजर के साथ वो पेश होती थी, उसके ताने बाने, यूं मालूम होता था कि किसी जुलाहे की अल्हड़ लड़की ने तैयार किए हैं। वो जब भी पर्दे पर पेश हुई, एक मामूली अनपढ़ आदमी की बेटी के रूप में चमकीली दुनिया से दूर एक शिकस्ता झोपड़ा ही जिसकी सारी दुनिया थी। किसी किसान की बेटी, किसी मजदूर की बेटी, किसी कांटा बदलने वाले की बेटी, और वो इन किरदारों के खोल में यूं समा जाती थी जैसे गिलास में पानी। लतिका रानी का नाम आते ही आंखों के सामने टखनों से बहुत ऊंचा घाघरा पहने, खींचकर ऊपर उठाई हुई नन्ही मुन्नी चोटी वाली मुख्तसर कद की एक छोटी सी लड़की आ जाती थी, जो मिट्टी के छोटे छोटे घरौंदे बनाने या बकरी के मासूम बच्चे के साथ खेलने में मशरूफ है। नंगे पांव, नंगे सिर, फंसी फंसी चोली में बड़े शायराना इंकसार के साथ सीने का छोटा सा उभार, मोतीदिल आंखें, शरीफ सी नाक, उसके सरापा में यूं समझिए कि दोषी जदगी का खुलासा हो गया था, जो हर देखने वालों की समझ में आता था। पहले फिल्म में आते ही वो मशहूर हो गई और उसकी शोहरत अब तक कायम है। हालांकि उसे फिल्मी दुनिया छोड़े एक मुद्दत हो चुकी है। अपनी फिल्मी जिंदगी के दौरान उसने शोहरत के साथ दौलत भी पैदा की। इस नपे तुले अंदाज में गोया उसको अपनी जेब में आने वाली हर पाई का इल्म था, और शोहरत के तमाम जीने भी उसने उसी अंदाज में तय किए कि हर आने वाले जीने की तरफ उसका कदम बड़े वसूख के साथ उठा होता था। लतिका रानी एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस और एक अजीबोगरीब औरत थी। 21 बरस की उम्र में जब वो फ्रांस में तालीम हासिल कर रही थी तो उसने फ्रांसीसी जबान की बजाय हिंदुस्तानी जबान सीखना शुरू की। स्कूल में एक मद्रासी नौजवान को उससे मोहब्बत हो गई। उससे शादी करने का वो पूरा पूरा फैसला कर चुकी थी, लेकिन जब लंदन गई तो उसकी मुलाकात एक अधेड़ उम्र के बंगाली से हुई जो वहां बैरिस्ट्री पास करने की कोशिश कर रहा था। लतिका ने अपना इरादा बदल दिया और दिल में तय कर लिया कि वो इसी से शादी करेगी, और ये फैसला उसने बहुत सोच विचार के बाद लिया था। उसने बैरिस्ट्री पास करने वाले अधेड़ उम्र के बंगाली में वो आदमी देखा जो उसके ख्वाबों की तकमील में हिस्सा ले सकता था। वो मद्रासी जिससे उसको मोहब्बत थी, जर्मनी में फेफड़ों के अमराज की तशखीस और इलाज में महारत हासिल कर रहा था। उससे शादी करके ज़्यादा से ज़्यादा उसे अपने फेफड़ों की अच्छी देखभाल की ज़मानत मिल सकती थी, जिसकी उसे दरकार नहीं थी। लेकिन प्रफुल्ला राय एक ख्वाबसाज था, ऐसा ख्वाबसाज जो बड़े दूर का ख्वाब बुन सकता था, और लतिका उसके इर्द गिर्द अपनी निस्वानियत के बड़े मजबूत जाले तान सकती थी। प्रफुल्ला राय एक बड़े घराने का फर्द था, बहुत मेहनती। वो चाहता तो कानून की बड़ी से बड़ी डिग्री तालिबे इल्मों से मुमताज रहकर हासिल कर सकता था, मगर उसे इस इल्म से सख्त नफरत थी। सिर्फ अपने माँ बाप को खुश रखने की गरज से वो डिनर्स में हाजिरी देता और थोड़ी देर किताबों का मुताला भी कर लेता, वरना उसका दिलो दिमाग किसी और ही तरफ लगा रहता। किस तरफ ये उसे नहीं मालूम था। वो दिन रात खोया खोया सा रहता। उसे हुजूम से सख्त नफरत थी, पार्टियों से कोई दिलचस्पी नहीं। उसका सारा वक्त करीब करीब तन्हाई में ही गुजरता। किसी चाय खाने में या अपनी बूढ़ी लैंडलेडी के पास बैठकर वो घंटों ऐसे किले बनाता रहता जिनकी न बुनियादें होती थी न फसीले, मगर उसे यकीन था कि एक न एक दिन उससे कोई न कोई इमारत ऐसी जरूर बन जाएगी
जिसे देखकर वो खुश हुआ करेगा। लतिका जब प्रफुल्ला राय से मिली तो चंद मुलाकातों में ही उसे मालूम हो गया कि ये बैरिस्ट्री करने वाला बंगाली मामूली आदमी नहीं है। दूसरे मर्द उससे दिलचस्पी लेते रहे थे, इसलिए कि वो जवान थी। इनमें से अक्सर ने उसके हुस्न की तारीफ की थी, लेकिन मुद्दत हुई वो इसका फैसला अपने खिलाफ कर चुकी थी। उसको मालूम था कि उनकी तारीफ महज रस्मी है। मद्रासी डॉक्टर जो उससे वाकई मोहब्बत करता था, उसको सही मायने में खूबसूरत समझता था, मगर लतिका समझती थी कि वो उसकी नहीं, उसके फेफड़ों की तारीफ कर रहा है, जो उसके कहने के मुताबिक बेदाग थे। वो एक बहुत मामूली शक्लो सूरत की लड़की थी, बहुत ही मामूली शक्लो सूरत की, जिसमें एक जज्बातियत न थी न ही कशिश। उसने कई दफ़ा महसूस किया कि वो अधूरी सी है। उसमें बहुत सी कमियां हैं जो पूरी तो हो सकती हैं, मगर बड़ी छानबीन के बाद, और वो भी उस वक्त जब उसको खारिजी इमदाद हासिल हो। प्रफुल्ला राय से मिलने के बाद लतिका ने महसूस किया कि वो जो बज़हिर सिगरेट पर सिगरेट फूंकता चला जाता है और जिसका दिमाग ऐसा लगता है कि हमेशा गायब रहता है, असल में सिगरेट के परेशान धुएं में अपने दिमाग की गैरहाजिरी के बावजूद उसकी शक्लो सूरत के तमाम अज़ाज़ा बिखेर कर उनको अपने तौर पर संवारने में मशगूल रहता है। वो उसके अंदाज़े तकल्लुम, उसके होठों की जुम्बिश और उसकी आंखों की हरकत को सिर्फ अपनी नहीं, दूसरों की आंखों से भी देखता है, फिर उनको उलट पुलट करता है और अपने तसव्वुर में तकल्लुम का नया अंदाज, होठों की नई जुम्बिश और आंखों की एक नई हरकत पैदा करता है। एक छोटी सी तब्दीली पर वो अहम बुनियादें खड़ी करता है और दिल ही दिल में खुश होता है। लतिका ज़हीन थी। उसको फौरन ही मालूम हो गया कि प्रफुल्ला राय एक ऐसा मुअम्मार है जो उसे इमारत का नक्शा बनाकर नहीं दिखाएगा। वो उससे ये भी नहीं कहेगा कि कौन सी ईंट उखाड़ कर कहाँ लगाई जाए तो इमारत का सकम दूर होगा। चुनांचे उसने उसके ख्याल से ही सारी हिदायतें वसूल करना शुरू कर दी। प्रफुल्ला राय ने भी फौरन ही महसूस कर लिया कि लतिका उसके ख्यालात का मुताला करती है और उन पर अमल करती है। वो बहुत खुश हुआ। चुनांचे इस खामोश सीखने सिखाने का सिलसिला देर तक चलता रहा। प्रफुल्ला राय और लतिका दोनों एक दूसरे से संतुष्ट थे, इसलिए वो दोनों एक दूसरे के लिए एक तरह से अपरिहार्य हो गए थे। एक के बगैर दूसरा मुकम्मल न था। लतिका को खास तौर पर अपनी ज़िहानी और जिस्मानी करवट में प्रफुल्ला की खामोश आलोचना का सहारा लेना पड़ता था। वो उसके नाजो अदा की कसौटी था। उसके निगाहों से ही उसको पता चल जाता कि उसकी पलक की कौन सी नोक टेढ़ी है। लेकिन अब वो ये हकीकत मालूम कर चुकी थी कि वो हरारत जो उसकी नज़र में देखने वालों की आंखों में है, उसकी आगोश में नहीं थी। लतिका के लिए ये बिल्कुल ऐसी थी जैसे खरी चारपाई। लेकिन वो खुश थी, इसलिए कि उसके ख्वाबों के बालों पर निकालने के लिए प्रफुल्ला की आंखों की हरारत ही काफ़ी थी। वो बड़ी तेज़ और अंदाज़ागीर औरत थी। उसने 2 महीने के अरसे में ही हिसाब लगा लिया कि 1 बरस के अंदर अंदर उसके ख्वाबों की शुरुआत हो जाएगी। क्यों कर होगी और किस फिज़ा में होगी, ये सोचना प्रफुल्ल राय का काम था। लतिका को यकीन था कि उसका सदा गतिशील दिमाग कोई न कोई राह पैदा कर ही लेगा। चुनांचे जब दोनों हिंदुस्तान जाने के इरादे से बर्लिन सैर को गए और प्रफुल्ला का एक दोस्त उन्हें एक फिल्म स्टूडियोज़ में ले गया, तो लतिका ने प्रफुल्ला की खला में देखने वाली आंखों की गहराई में अपने भविष्य की साफ झलक देख ली। वो एक मशहूर जर्मन एक्ट्रेस से गुफ्तगू में मशगूल था, मगर लतिका महसूस कर रही थी कि वो उसके सरापा को कैनवस का टुकड़ा बनाकर एक्ट्रेस लतिका का नश्को निगार बना रहा है। बम्बई पहुंचे तो ताजमहल होटल में प्रफुल्ला राय की मुलाकात एक अंग्रेजी नाइट से हुई जो करीब करीब कल्लाश था, मगर उसके ज्ञान का दायरा बहुत बड़ा था। प्रफुल्ला राय उसके मुताबिक कोई राय कायम न कर सका, मगर लतिका रानी की अंदाज़ागीर तबीयत ने फौरन भांप लिया कि उससे बड़े बड़े काम लिए जा सकते हैं। चुनांचे वो नर्स की हैसियत से उनके साथ मिलने जुलने लगी, और जैसा कि लतिका को मालूम था, एक दिन डिनर पर एक तरह से खुद ब खुद तय हो गया कि उसकी फिल्मी कंपनी में जो प्रफुल्ल राय कायम करेगा, वो 2 मेहमान जो सर हावर्ड पसीकल ने तय किए थे डायरेक्टर होंगे। और चंद ही दिनों के अंदर अंदर वो तमाम मामले तय हो गए जो एक लिमिटेड कंपनी की बुनियादें खड़ी करने में दरपेश आते हैं। सर हावर्ड बहुत काम का आदमी साबित हुआ। ये प्रफुल्ला का रद्द अमल था, लेकिन लतिका शुरू से ही जानती थी
कि वो एक ऐसा आदमी है जिसकी इफ्तियात बहुत ही जल्द पर्दे पर सामने आ जाएगी। वो जब उसकी खिदमत गुजारी में कुछ वक्त बिताती तो प्रफुल्ला जलन महसूस करता, मगर लतिका ने कभी इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। इसमें कोई शक नहीं कि उसकी कुर्बत से बुढ़ा सर हार्वर्ड एक गुना जिस्मी तकसीन हासिल करता था, मगर वो इसमें कोई हर्ज नहीं समझती थी। यूं तो वो दो मालदार मेहमान भी असल में उसी की वजह से अपना सरमाया लगाने के लिए तैयार हुए थे, और लतिका को इस पर भी कोई ऐतराज न था। उसके नज़दीकी लोग सिर्फ उसी वक्त तक अहम थे जब तक उनका सरमाया उनकी तिजोरियों में था। वो उन दोनों का तसव्वुर बड़ी आसानी से कर सकती थी जब वे मारवाड़ी सेठ स्टूडियोज में उसकी हल्की सी झलक देखने के लिए भी तरसा करेंगे। लेकिन ये दिन करीब लाने के लिए उसे कोई जल्दी नहीं थी। हर चीज़ उसके मुताबिक अपने वक्त पर ठीक हो रही थी। लिमिटेड कंपनी जल्द ही अमल में आ गई। उसके सारे हिस्से फरोख्त हो गए। सर हार्वर्ड पिस्कल के वसीय ताल्लुकात की वजह से एक पुरफिजा मुकाम पर स्टूडियो के लिए ज़मीन का टुकड़ा भी मिल गया। उधर से फरागत हुई तो डायरेक्टरों ने प्रफुल्ल राय से दरखास्त की कि वो इंग्लैंड जाकर ज़रूरी साजो सामान खरीद लाएं। इंग्लैंड जाने से एक रोज़ पहले प्रफुल्ला ने ठेठ यूरोपी अंदाज में लतिका से शादी की दरखास्त की और उसने फ़ौरन मंजूर कर ली। चुनांचे उसी दिन दोनों की शादी हो गई। दोनों इंग्लैंड गए। हनीमून में दोनों के लिए कोई नई बात नहीं थी। एक दूसरे के जिस्म के मुतल्लिक जो खुलासे होने थे वो अरसे पहले हो चुके थे। उनको अब सिर्फ इस बात की धुन सवार थी कि जो कंपनी उन्होंने कायम की है उसके लिए मशीनें खरीदें और वापस बम्बई में जाकर काम पर लग जाएं। लतिका ने कभी उनके मुतल्लिक यह न सोचा कि प्रफुल्ला, जिसका फिल्म से कोई वास्ता नहीं है, स्टूडियो कैसे चलाएगा। उसको उसकी जहनात का इल्म था। जिस तरह उसने खामोशी ही खामोशी में सिर्फ अपनी खला देने वाली आंखों से उसे एक पल में दुरुस्त कर दिया था, उसी तरह उसको यकीन था कि वो फिल्म साजी में भी कामयाब होगा। वो जब उसको अपने पहले फिल्म में हीरोइन बनाकर पेश करेगा तो हिंदुस्तान में एक कयामत बरप जाएगी। प्रफुल्ला राय जो फिल्म साजी की तकनीक से बेखबर था, जर्मनी में सिर्फ चंद दिन उसने ऑफा स्टूडियोज का सरसरी मुताला किया था, लेकिन जब वो इंग्लैंड से अपने साथ एक कैमरामैन और एक डायरेक्टर ले आया और इंडिया टॉकीज लिमिटेड का पहला फिल्म सेट पर गया तो स्टूडियोज के सारे अमले पर उसकी जहानत और काबिलियत की धाक बैठ गई। बहुत कम गुफ्तगू करता था। सुबह सवेरे स्टूडियो आता था और सारा दिन अपने दफ्तर में फिल्म के मनाजिर और मकालमे तैयार करने में मशरूफ रहता। शूटिंग का प्रोग्राम तय था जिसके मुताबिक काम होता था। हर शोबे का एक मैनेजर था जो प्रफुल्ला की हिदायत के मुताबिक चलता था। स्टूडियो में हर किस्म की आवारगी मना थी। बहुत साफ सुथरा माहौल था जिससे हर काम बड़े करीने से होता था। पहला फिल्म तैयार होकर मार्केट में आ गया। प्रफुल्ला राय की खला में देखने वालों की आंखों ने जो कुछ देखना चाहा वही पर्दे पर पेश हुआ। वो जमाना भड़कीलेपन का था। हीरोइन वही समझी जाती थी जो तड़क भड़क कपड़े पहने और ऊंची सोसाइटी से मुताल्लिक हो और ऐसी जबान बोले जो स्टेज पर ड्रामों में बोली जाती है। लेकिन प्रफुल्ला राय की पहले फिल्म में सब कुछ इसका रद्द था। फिल्मी बीनों के लिए ये तब्दीलें, ये अचानक इनकलाब बड़ा खुशगवार था। चुनांचे ये हिंदुस्तान में हर जगह कामयाब हुआ और लतिका रानी ने आवाम के दिल में फ़ौरन ही अपना मुकाम पैदा कर लिया। प्रफुल्ला राय इस कामयाबी से बहुत खुश था। वो जब लतिका के मासूम हुस्न और उसकी भोली भाली अदाकारी की खबरें अखबारों में पढ़ता तो उसको इस ख्याल से कि वो उसका पति है बहुत राहत पहुंचती। लेकिन लतिका पर इस कामयाबी का कोई बहुत अलग असर नहीं हुआ। उसके अंदाज़ागिर तबीयत के लिए ये कोई बहुत अलग चीज़ नहीं थी। वो कामयाबियाँ जो भविष्य के गर्त में छुपी हुई थी, खुली किताब की तरह उसके सामने थी। पहले फिल्म की नुमाइश पर वो कैसे कपड़े पहनकर सिनेमा हॉल में जाएगी, अपने पति प्रफुल्ल राय से दूसरों के सामने किस किस्म की गुफ्तगू करेगी, जब उसे हार पहनाए जाएंगे तो वो उन्हें उतार कर खुश करने के लिए किसके गले में डालेगी, उसके होठों का कौन सा कोना किस वक्त किस अंदाज में मुस्कुराएगा, ये सब उसने 1 महीने पहले ही सोच लिया था। स्टूडियो में लतिका को हर हरकत हर अदा एक खास प्लान के मातहत अमल में आती थी। उसका मकान पास ही था। सर हार्वर्ड पिस्कल को प्रफुल्ला राय ने स्टूडियो में ही एक हिस्से में जगह दे रखी थी। लतिका सुबह सवेरे आती और कुछ वक्त सर हार्वर्ड के साथ गुजारती जिसको बागवानी का शौक था।
घंटों तक वो इस बुढ़े अकलन नाइट के साथ फूलों की मुस्तकिल गुफ्तगू करती रहती। इसके बाद वो घर चली जाती और अपने पति से उसकी ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा सा प्यार करती। वो स्टूडियो चला जाता और लतिका अपने सादा मेकअप में, जिसका एक एक खत एक एक नुक्ता प्रफुल्ला का बनाया हुआ था, मशरूफ़ हो जाती। दूसरा फिल्म तैयार हुआ, फिर तीसरा, इसी तरह पांचवा। ये सब कामयाब हुए। ये सब इतने कामयाब हुए कि दूसरे फिल्म साजों ने इंडिया टॉकीज लिमिटेड की नकल करना शुरू कर दी। वे इस नकल में कामयाब हुए या नहीं हुए, इसके मुतल्लिक हमें कोई सरोकार नहीं। लतिका की शोहरत हर एक फिल्म के साथ आगे ही आगे बढ़ती गई। हर जगह इंडिया टॉकीज लिमिटेड का शोहरा था, मगर प्रफुल्ला राय को बहुत कम आदमी जानते थे। वो जो इस स्टूडियो का स्तंभ था, वो जिसने लतिका को बनाया, लेकिन प्रफुल्ला ने कभी इसके मुतल्लिक कुछ सोचा नहीं। उसकी खला में झांकने वाली आंखें हर वक्त सिगरेट के धुएं में लतिका के नित नए रूप बनाने में मशरूफ रहती। इन फिल्मों में हीरो की कोई अहमियत नहीं थी। प्रफुल्ला राय के इशारों पर वो कहानी में उठता, बैठता और चलता। स्टूडियो में भी उसकी शख्सियत मामूली थी। सब जानते थे कि पहला नंबर मिस्टर राय और दूसरा मिसेज राय का है, बाकी सब फिजूल हैं। लेकिन इसका असर यह हुआ कि हीरो ने परपुर्जे निकालने शुरू कर दिए। लतिका के साथ उसका नाम पर्दे पर आ चुका था, इसलिए उसने इसका फ़ायदा उठाना चाहा। लतिका से उसे दिली नफरत थी, इसीलिए कि वो उसकी परवाह नहीं करती थी। इसका इजहार भी आहिस्ता आहिस्ता उसने स्टूडियो में करना शुरू कर दिया, जिसका यह नतीजा हुआ कि अचानक प्रफुल्ल राय ने अपने आइंदा फिल्म में उसे शामिल न किया। इस पर छोटा सा हंगामा बरसा, लेकिन फौरन ही दब गया। नए हीरो के आने से स्टूडियो में थोड़ी खानाफूसी हुई, लेकिन यह भी आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई। लतिका अपने शौहर के इस फैसले के साथ सहमत नहीं थी, लेकिन उसने इसमें तब्दील करने की कोई कोशिश नहीं की। जो हिसाब उसने लगाया था, उसके मुताबिक ताज़ा फिल्म नाकाम साबित हुई। इसके बाद दूसरा भी, और जैसा कि लतिका को मालूम था, उसकी शोहरत दबने लगी और एक दिन ये सुनने में आया कि वो अपने नए हीरो के साथ भाग गई है। अखबारों में तहलका मच गया। लतिका का दामन आज तक रोमांसो गेह से पाक रहा था। लोगों ने जब ये सुना कि वो नए हीरो के साथ भाग गई है, तो उसके इश्क की कहानियां गढ़नी शुरू कर दी। प्रफुल्ला राय को बहुत सदमा हुआ। जो उसके करीबी थे, उनका बयान है कि वो कई बार बेहोश हुआ। लतिका का भाग जाना उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा सदमा था। उसका वजूद उसके लिए कैनवस का टुकड़ा था, जिस पर वो अपने ख्वाबों की तस्वीर रचता था। अब ऐसा टुकड़ा उसे कहीं और से नहीं मिल सकता था। गम के मारे वो निढाल हो गया। उसने कई बार चाहा कि स्टूडियो को आग लगा दे और इसमें वह खुद को झोंक दे, मगर इसके लिए बड़ी हिम्मत की ज़रूरत थी, जो उसमें नहीं थी। आखिर वो पुराना हीरो आगे बढ़ा और उसने मामला सुलझाने के लिए अपनी खिदमत पेश की। उसने लतिका के बारे में ऐसी बातें बताई कि प्रफुल्ला भौचक्का रह गया। उसने बताया लतिका एक ऐसी औरत है जो मोहब्बत से महरूम है। एक नए हीरो के साथ वो इसलिए नहीं भागी कि उससे उसको इश्क है। यह महज स्टंट है, एक ऐसी चाल जिससे वो अपनी शोहरत को थोड़े अरसे के लिए संभाल देना चाहती है। और इसमें उसने शरीक किया नए हीरो को। वो मेरी तरह खुद से नहीं कि वो उसको इस तरह अपने साथ ले गई है जिस तरह किसी नौकर को ले जाते हैं। अगर उसने मुझसे कहा होता तो उसकी यह स्कीम कभी कामयाब न होती। मैं कभी उसके अहकाम पर न चलता। वो इस वक्त वापस आने के लिए तैयार है, क्योंकि उसके हिसाब के मुताबिक उसकी वापसी के दिन बहुत ऊपर हो गए हैं। और मैं तो ये समझता हूँ कि शायद मैं ये बातें उसी के कहने के मुताबिक आपको बता रहा हूँ। दूसरे तकलीकी फनकारों की तरफ प्रफुल्ला राय भी परले दर्जे का शकी था। पुराने हीरो की ये बातें फौरन जहन में बैठ गई, लेकिन जब लतिका वापस आई तो उसने अपने गिले शिकवे उससे शुरू कर दिए और उसको बेवफाई का मुजरिम करार दिया। लतिका खामोश रही। उसने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कुछ न कहा। पुराने हीरो ने उसकी तरफ से जो बातें उसके शौहर से की थी, उस पर भी उसने कोई बहस न किया। उसके कहने के मुताबिक पुराने हीरो की तनख्वाह दोगुनी हो गई। अब वो उससे भी बातें करती थी, लेकिन उन दोनों के दरमियान जो फासला था वो बदस्तूर कायम रहा। उन दोनों के बीच दूरियां होनी शुरू हो गई थीं। फिल्म फिर कामयाब हुआ। जो इसके बाद पेश हुआ उससे भी कामयाबी नसीब हुई। लेकिन इसी दौरान इंडिया टॉकीज के नक्शे कदम पर चलकर कई फिल्मसाजों ने नई राहें खोलनी थीं।
नए चेहरे जो लतिका के मुकाबले कई गुना पुरकशिश थे स्क्रीन पर पेश हो चुके थे। पुराने हीरो का ख्याल था कि लतिका जरूर अपने खाविंद को छोड़कर किसी और फिल्मसाज के आगोश में चली जाएगी जो उसके वजूद में एक नए जरीरे दरफ्तार कर सकें। लेकिन बहुत दिनों तक ऐसी कोई बात जिक्र में नहीं हुई। स्टूडियो में लतिका के बारे में रोज बातें होती थी। सब ये जानने की कोशिश करते थे कि उसके पति के साथ उसके ताल्लुकात किस किस्म के हैं। उनके बारे में कई रिवायतें मशहूर थीं, जिनमें से एक ये भी था कि उसके अपने साईं के साथ पुराने ताल्लुकात हैं। ये रिवायतें पुराने हीरो से थी। उसको यकीन था कि लतिका अपने साईं राम भरोसे के जरिए अपने जिस्मानी ख्वाहिशात पूरी करती है और अपने खाविंद प्रफुल्ला राय से उसके ताल्लुकात सिर्फ नुमाइशी हैं। पुराना हीरो अपने बचाव में सिर्फ यही कहता कि लतिका जैसी औरत इस किस्म के ताल्लुकात सिर्फ अदना किस्म के नौकर से ही पैदा कर सकती है, जो उसके इशारे पर आए और उसके ही इशारे पर चला जाए, जिसकी गर्दन उसके एहसानों तले दबी हो। अगर वो इश्क मोहब्बत की अहलियत रखती तो नए हीरो के साथ भागकर फिर वापस न आती। यह उसका स्टंट था और उसका पोल खुल चुका है। तुम यकीन मानो कि उसके दिन लग चुके हैं और सब जानते हैं और अच्छी तरह समझते हैं, और उसको भी ये मालूम है कि मिस्टर राय की तमाम ताकतें उसे बनाने और संवारने में खत्म हो चुकी हैं। अब वो आम की चुसी हुई गुठली है, उसमें वो रस नहीं रहा जिससे वो देर तक अमृत हासिल करती रहे। तुम देख लेना, थोड़े ही अरसे के बाद अपनी कायाकल्प कराने की खातिर वो किसी और फिल्मसाज की आगोश में चली जाएगी। लतिका किसी और फिल्मसाज के आगोश में नहीं गई। ऐसा मालूम होता था कि ये मोड़ उसके बनाए हुए नक्शे में था ही नहीं। नए हीरो के साथ भाग जाने के बाद उसमें बज़हीर कोई फर्क नहीं आया था। सर हावर्ड पीस्कल के साथ सुबह सवेरे बागवानी में मशरूफ वो अभी भी इसी तरह नजर आती थी। स्टूडियो में उसके बारे में जो बातें होती थी वो उसके इल्म में थी, मगर वो खामोश रहती थी, बिल्कुल खामोश। 2 फिल्में और बनी और बुरी तरह नाकाम हुई। इंडिया टॉकीज लिमिटेड का नाम मध्यम पड़ने लगा, पर लतिका पर इसका कोई बहुत असर नहीं हुआ। स्टूडियो का हर आदमी जानता था कि मिस्टर राय सख्त परेशान है। पुराना हीरो जो अपने आका की कद्र करता था और उसका हमदर्द भी था, कई बार उसे राय देता था कि वो कंपनी के बखेड़ों से अलग हो जाएं, फिल्मसाजी का काम अपने शागिर्दों को सौंप दें और खुद आराम से सुकूनो जिंदगी बसर करना शुरू कर दें। मगर इसका कुछ असर न हुआ। ऐसा मालूम होता था कि प्रफुल्ला राय एक बार फिर अपने ख्वाबसाज दिमाग के ख्वाब के नक्शे उतारने में मशरूफ हैं। घर के नौकरों से जो खबरें बाहर जाती थी उनसे पता चलता था कि मिस्टर राय का मिजाज बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। वो हर वक्त झुंझलाया रहता है, कभी कभी गुस्से में आकर लतिका को गंदी गंदी गालियां भी देता है, मगर वो खामोश रहती है। पहले मिस्टर राय कभी इसरार नहीं करते थे कि लतिका उनके पास सोए, पर अब वो कई बार रातों को उठ उठकर उसे ढूंढते थे और उसको मजबूर करते थे कि वो उनके साथ सोए। पुराने हीरो को जब ऐसी बातें मालूम होती तो उसे बहुत दुख होता। मिस्टर राय बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन अफसोस कि उसने अपना दिमाग एक ऐसी औरत के कदमों में डाल दिया जो किसी तरह से भी उसके काबिल नहीं थी। वो औरत नहीं थी, चुड़ैल थी। मेरे इख्तियार में हो तो मैं उसे गोली से उड़ा दूं। सबसे बड़ी ट्रेजेडी तो ये थी कि मिस्टर राय को अब उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई। जो ज़्यादा गहराइयों में उतरने वाले थे उनका यह ख्याल था कि प्रफुल्ला राय में चूंकि अब लतिका का कोई और रंग रूप देखने की कुव्वत बाकी नहीं रह गई थी, इसीलिए वो उसे झुलसाकर खराब कर देना चाहते हैं। अब तक तो वो उसे एक बहुत मुकद्दस चीज समझता रहा, जिस पर उसने गंदगी का एक जर्रा भी न गिरने दिया था, मगर अब वो उसे नापाक कर देना चाहता है, गलाजत में लथेड़ देना चाहता है, ताकि जब वो किसी के मुंह से यह सुने कि तुम्हारी लतिका को हमने बहला फुसला लिया, तो उसे ज़्यादा रूहानी कोफ्त न हो। वो पहले ख्वाबों की नर्म नाजुक दुनिया में बसता था, अब हकीकत के पत्थरों के साथ अपना और लतिका का सर फोड़ना चाहता है। वक्त गुजरता गया। इंडिया टॉकीज के 22वें फिल्म की शूटिंग जारी थी। प्रफुल्ला राय एक बिल्कुल नया तजुर्बा कर रहा था, लेकिन स्टूडियो के आदमियों को मालूम न था कि वो किस किस्म का तजुर्बा है। राय के दफ्तर की बत्ती देर रात तक जलती रहती थी। घर जाने के बजाय अक्सर वो वहीं सोया करता था। कागज़ों के अंबार उसकी मेज पर लगे रहते थे। जब उसकी ऐश ट्रे साफ हो जाती तो जले हुए सिगरेटों का एक ढेर निकलता। कहानी लिखी जा रही थी, मगर किस किस्म की ये किसी को कुछ मालूम न था। दर्जी खान के लोग करीब करीब बेकार थे।
एक दिन लतिका वहां गई और उसने अपने लिए एक लंबी आस्तीनों वाला स्याह ब्लाउज बनाने का हुक्म दिया। कपड़ा उसी की पसंद के मुताबिक आया, डिजाइनर भी उसने खुद ही तय किया। इसके साथ ही उसने स्याह जॉर्जेट की साड़ी मंगवाई। फिर हेयर ड्रेसर मिस डी मेलो के साथ अपने नए हेयर स्टाइल के मुतालिक कुछ बातचीत की। ये बातें जब स्टूडियो में आम हुई तो लोगों ने नए फिल्म के मुतालिक अपनी अपनी फिक्र के मुताबिक अंदाजे लगाए। पुराने हीरो का ख्याल था कि मिस्टर राय शायद अपनी जिंदगी की ट्रेजेडी पेश करेंगे, लेकिन जब पहली शूटिंग इल्तिला बोर्ड पर आई और सेट का काम शुरू हुआ तो लोगों को बड़ी नाउम्मीदी हुई। वही पुराना माहौल था और वही पुराने मलबूसात। शूटिंग आमतौर पर जारी रहा, लेकिन एक दिन स्टूडियो में एक हंगामा बरप गया। प्रफुल्ल राय एकदम से सेट पर आ गए और चंद लम्हात उसने शूटिंग देखी और एकदम कैमरामैन पर बरस पड़ा। आओ देखा न ताओ जोर का थप्पड़ उसके कान पर जड़ दिया, जिससे वहीं का वहीं वो बेहोश हो गया। पहले तो स्टूडियो के आदमी खामोश रहे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मिस्टर राय पर दीवानगी चढ़ी है तो उन्होंने मिलकर उसे पकड़ लिया और उसे घर ले गए। अच्छे से अच्छे डॉक्टर बुलाए गए, मगर प्रफुल्ल राय की दीवानगी बढ़ती गई। वो बार बार लतिका को अपने पास बुलाता था, मगर जब वो उसकी नज़रों के सामने आती तो उसका जोश बढ़ जाता। वो चाहता कि उसे नोच डाले, इतनी गालियां देता था, ऐसे ऐसे बुरे नामों से उसे याद करता कि देखने वाले हैरत से उसका मुंह ताकने लगते। पूरे 4 दिन तक प्रफुल्ल राय पर दीवानगी छाई रही, बहुत खतरनाक किस्म की दीवानगी। 5वें रोज सुबह सवेरे जब लतिका सर हावर्ड पीस्कल के साथ बागवानी में मशरूफ थी और दबी दबी जबान में अपने खाविंद की बीमारी का जिक्र कर रही थी कि ये इत्तला पहुंची कि मिस्टर राय आखिरी सांसें ले रहे हैं। यह सुनकर लतिका को गश आ गया। सर हावर्ड और स्टूडियो के दूसरे आदमी उनको होश में लाने की कोशिश में थे कि दूसरी इत्तला पहुंची कि मिस्टर राय स्वर्ग सिधार गए। 10 बजे के करीब जब लोग अर्थी उठाने के लिए कोठी पहुंचे तो लतिका नामुदार हुई। उसकी आंखें सूजी हुई थी, बाल परेशान थे, स्याह साड़ी और स्याह ब्लाउज पहने हुई थी। पुराने हीरो ने उसे देखा और बड़ी नफरत से कहा। खमबख्त को मालूम था कि यह सीन कब शूट किया जाने वाला है। आप सुन रहे थे शहादत हसन मंटो के द्वारा लिखी हुई कहानी लतिका रानी, मेरे यानी श्वेता की आवाज़ में। ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सारी कहानियों का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जल्द मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।